नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं कि आने वाले समय में इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर कैसा होने वाला है। विल इट बी अ वर्ल्ड ऑर्डर और विल इट बी अ न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखा है प्रताप भानु मेहता ने। आई एम क्वाइट श्योर कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस बैकग्राउंड से हैं तो आप जानते हैं अबाउट मेहता लिखते हैं कि यूक्रेन इन्वेजन हैज रिवील्ड अ न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर। अब ये क्यों? क्योंकि देखिए, जो भी पार्टीज इन्वॉल्व है, ऑफ कोर्स रशिया और यूक्रेन इन्वॉल्व है, लेकिन हम लोग यहाँ पे ग्रेट पावर्स के बारे में बात करें, यानी कि रशिया की क्या हालत है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की क्या हालत है, क्या उनका स्टांस है, यूरोपियन यूनियन की क्या स्टांस है, और हम लोग बात करेंगे एमर्जिंग ग्रेट पावर्स के बारे में, इंडिया एंड चाइना, व्हाट इज देयर आउटलुक। और अगर हम लोग इन जनरल एक ऑब्जर्वेशन करें, अब किसी भी देश को देखिए, यहाँ पे जिन भी देशों के बारे में मैंने उल्लेख किया, ये सब लोग, इनका जो स्टांस है, इनका जो आउटलुक है विद रिस्पेक्ट टू द रशिया यूक्रेन क्राइसिस, इट इज प्योरली बेस्ड ऑन नेशनल इंटरेस्ट। तो हम लोग बात करने वाले हैं इस नेशनल इंटरेस्ट सेंट्रिक वर्ल्ड में क्या होने वाला है आगे, क्या परिस्थिति हो सकती है। यहाँ पे हम लोग इंडिया स्पेसिफिक बातें करेंगे एट द एंड ऑफ द डिस्कशन, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है जिसके ऊपर हमारी नज़र होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी इन दिस डिस्कशन। टू गेट टू नो दोज थिंग्स, स्टे विथ मी ऑन स्टडी आईक्यू। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया क्या हो रहा है, यूक्रेन इज फेसिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी डेवास्टेशन। फरवरी 24, 2022 से ही रशिया ने एक मिलिट्री एक्शन शुरू की थी। अभी वो कंप्लीट इन्वेजन भी हो चुका है। हम लोग इसको मल्टीपल डायमेंशन से डिस्कस कर चुके हैं, इसकी प्रोग्रेस के बारे में आपको बता चुके हैं स्टडी आईक्यू पे। पुतिन का प्लान बी क्या हो सकता है, इसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा की थी। और इस पूरे क्राइसिस के बाद एक चीज़ पता चल रहा है कि द वर्ल्ड न्यू ऑर्डर वुड रादर बी अ डिसऑर्डर। अब कैसे? देखिए, ये जो ग्राफिक है ये क्लियरली दर्शा रहा है आपको कि किस तरह रीओरिएंटेशन हो रही है वर्ल्ड की। यानी कि एक तरफ है यूरोपियन यूनियन, दूसरी तरफ है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इस क्राइसिस के पहले इन दोनों के बीच में काफ़ी दरार थी, लेकिन अभी कहीं ना कहीं यूक्रेन के चलते सारा वेस्टर्न ब्लॉक रैली हो रहा है यूक्रेन के पीछे। दूसरी तरफ है इंडिया और चाइना, दैट इज साउथ एशियन कंट्रीज। इंडिया चाइना, इनका क्या रवैया है? इंडिया और चाइना ने एक बहुत ही वेट एंड वॉच पॉलिसी फॉलो की हुई है। इन्होंने क्लियरली या फिर आउटराइटली रशिया को क्रिटिसाइज नहीं किया है। ये बस वेट एंड वॉच कर रहे हैं कैसे चीज़ें अनफॉल होंगी। और अगर हम लोग रशिया की बात करें, रशिया इस पूरे इंसिडेंट में सबसे बड़े नुकसान में, मैं कहूँगा रशिया नहीं, यूक्रेन तो पूरा तहस नहस ही हो चुका है, लेकिन जो ग्रेट पावर है रशिया, उसकी भी हालत कुछ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हर एक कंट्री जो है अपनी सेल्फ सर्विंग स्टांस में लगा हुआ है। इसीलिए पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में एक स्कूल ऑफ थॉट है रियलिज्म। रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि एंटायर फॉरेन पॉलिसी और द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज डोमिनेटेड बाय समथिंग कॉल्ड एज नेशनल इंटरेस्ट। वो कहते हैं कि किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी इट इज़ ऑलवेज ओरिएंटेड टुवर्ड्स नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं और नेशनल इंटरेस्ट के दोनों भी कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फैक्टर्स होते हैं। यानी कि कुछ चीज़ें होती हैं जो परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और कुछ चीज़ें होती हैं जो टेम्पररी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। यानी कि नेशनल इंटरेस्ट इज बोथ स्टैटिक एज वेल एज डायनामिक। यानी कि समय के अनुसार नेशनल इंटरेस्ट किसी देश का बदल भी सकता है, लेकिन कुछ कोर कैरेक्टरिस्टिक जरूर होती है। इट इज़ क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। और किसी भी देश के बारे में आप देखिए, दे आर फॉलोइंग देयर ओन नेशनल इंटरेस्ट। चलिए अब ऑब्जर्वेशन करते हैं कि ग्रेट पावर्स की क्या हालत हो रही है और या फिर किस तरह का वर्ल्ड ऑर्डर डेवलप हो रहा है। सबसे पहले रशिया की बात करते हैं। रशिया और व्लादिमीर पुतिन सबसे बड़े लूजर्स है इस पर्टिकुलर वॉर में, मैं कहूँगा इस पर्टिकुलर क्राइसिस के बाद। क्यों? क्योंकि रशिया ने एक क्लासिक मिस्टेक की है। कहीं ना कहीं एक मिस कैलकुलेशन हुई। जब वो मिलिट्री एक्शन शुरू कर रहे थे, उन्हें लगा था कि हम लोग यूक्रेन के ऊपर जल्दी से कब्जा कर लेंगे। कहीं ना कहीं उन्होंने एक ओवर एस्टिमेशन लगा दी कि ईस्टर्न यूक्रेनियन साइड यानी कि डॉनबास रीजन में उनको समर्थन था। उन्हें लगा कि पूरे यूक्रेन में भी उन्हें समर्थन मिलेगा, तो इसके चलते उन्होंने मिलिट्री एक्शन किया, बट यूक्रेन रिटेलिएटेड। अब जब ये मिलिट्री एक्शन शुरू हुई या फिर जब इन्वेजन भी शुरू हुआ, मैं कहूँगा तो कंप्लीटली एसिमेट्रिकल पावर्स थे। यानी कि एक तरफ है रशिया, मैं कहूँगा रशिया एक हाथी है। क्यों? बहुत बड़ी इनकी मिलिट्री फोर्स है, बहुत सारी आर्म्स और एम्यूनिशंस है, बहुत सारे टैंक्स है, हेलीकॉप्टर्स है, फाइटर एयरप्लेन्स है, हम जानते हैं। और दूसरी तरफ है यूक्रेन समझ लीजिए एक चींटी है। लेकिन रशिया ये भूल गया कि एक चींटी अगर हाथी के कान में घुस जाए तो वो उसे भी परेशान कर सकती है। और हिस्ट्री इज रिप्लीट विद दीज एग्जाम्पल्स। जब भी देखिए डेविड वर्सेस गोलायत की फाइट हुई, यानी कि एक बड़े देश और एक छोटे देश, यानी कि एसिमेट्रिकल फाइट हुई है, तो छोटे देश ने हमेशा टक्कर दी है
और इसका सबसे प्राइम एग्जाम्पल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात कर सकते हैं वियतनाम की। यूएस वियतनाम में घुस गया, उन्हें लगा कि हम लोग वियतनाम को हरा देंगे, लेकिन एक छोटा सा देश वियतनाम ने यूएस को भगा दिया। अफगानिस्तान में फिर से वही हुआ, यूएस को लगा कि हम लोग अफगानिस्तान पे कब्जा कर सकते हैं। 20 साल तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 2000 से लेकर 2021 तक मैं कहूँगा उन्होंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ हम सब जानते हैं। एंड परहैप्स रशिया फॉरगॉट दिस कि जब भी एक बड़ा जो पावर होता है वो अपने छोटे एडवर्सरी के साथ लड़ रहा है, तो छोटे एडवर्सरी के पीछे रैली होता है पूरा विश्व। नॉर्मली जब भी डेविड वर्सेस गोलायत की फाइट होती है तो सपोर्ट ऑलवेज गोज टू डेविड, क्योंकि अंडरडॉग है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि देखिए रूल्स ऑफ फाइट आर वेरी डिफरेंट। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि रशिया एक जायंट है, तो यूक्रेन एक तो सपोर्ट रैली करेगा, इंटरनेशनल सपोर्ट। अब दूसरा ये है कि रूल्स ऑफ एंगेजमेंट आर वेरी डिफरेंट। फॉर एग्जांपल जब भी छोटा देश होता है तो दे कैन गो फॉर सम टैक्टिक्स, जहाँ पे अगर सिविलियंस की डेथ भी हो जाए तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं उठते हैं छोटे पावर के ऊपर, या फिर अगर छोटा पावर गुरिल्ला वॉरफेयर में लग जाए तो बहुत सारे सवाल नहीं उठते हैं। वियतनाम में यही हुआ। लेकिन जब भी ये जो बड़ा पावर होता है अगर ये पावर इस्तेमाल करेंगे, यानी कि एक्सट्रीम पावर इस्तेमाल करेंगे, हम लोगों ने देखा यूएस के केस में उन्होंने नेपाम इस्तेमाल कर दिया, पूरे फॉरेस्ट को जला दिया, ये एजेंट ऑरेंज के बारे में बात होती है। जब भी ये चीज़ें होती हैं तो सवाल उठते हैं एट द इंटरनेशनल लेवल ऑन द बिगर पावर। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ विद रशिया ऑल्सो। रशिया के ऊपर बहुत सारे सवाल उठे हैं कि उन्होंने फॉस्फोरस बॉम्ब इस्तेमाल किए हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स इस्तेमाल किए, बहुत सारी चीज़ें हम लोग खबरें देख सकते हैं। अब इवेंचुअली क्या होता है, देखिए बिल्कुल रशिया इज़ अ बिगर पावर, यस वो टेरराइज कर देगा, शायद सारी सिटीज़ को भी बॉम्ब कर दें यूक्रेन के। इवेंचुअली यूक्रेन सबमिशन में चला जाएगा, यूक्रेन शायद सरेंडर भी हो जाएगा। लेकिन इस सब का नतीजा क्या है? व्हाट इज द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एंड व्हाट डज द न्यू रशिया लुक लाइक? जो नया रशिया रहेगा इस युद्ध के बाद जो उभरेगा, क्या वो स्ट्रांग रहेगा? ऑफ कोर्स नॉट। क्यों? क्योंकि जो मिलिट्री एक्शन हुई है उसके बाद क्लियरली पता चल रहे हैं लूप होल्स इन द रशियाज मिलिट्री प्रोवेस। पुतिन इज राइट नाउ वीकर। इनफैक्ट पुतिन मैं कह सकता हूं कि एक कैटलिस्ट बन चुके हैं अभी। पुतिन की वजह से पूरा वेस्टर्न ब्लॉक, जहां पे यूएसए और ईयू के बीच एक दरार थी पहले, वो उसको भर चुके हैं और वो एक कैटलिस्ट बन चुके हैं कि पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड अभी उनके खिलाफ खड़ा हो चुका है। तो अगर वो जीत भी जाए इट वुड नॉट बी अ विक्ट्री, इट वुड रैदर बी अ फेस सेविंग स्ट्रेटेजिक विक्ट्री। जैसे कि हम लोग पिछले डिस्कशन में बात कर चुके हैं, पुतिन का प्लान भी क्या हो सकता है जहाँ पे सदर्न कोस्ट पे वो कब्जा कर सकते हैं। लेकिन इस युद्ध के बाद रशिया वुड एमर्ज वीकर, मोरओवर रशिया वुड एमर्ज मोर एंड मोर डिपेंडेंट ऑन चाइना। अगेन दिस वुड लीड टू एन इंटरनेशनल डिसऑर्डर फॉर श्योर। इसके अलावा व्हाट इज द स्टांस ऑफ द वेस्ट? अब वेस्ट में हम लोग यूएसए की बात करें, देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑलरेडी डिक्लाइन में, इनकी हेजिमनी पिछले 20 सालों से कम हो रही है। हम लोगों ने देखा इनकी फॉरेन पॉलिसी में डिजास्टर्स हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू अफगानिस्तान, विद रिस्पेक्ट टू यूक्रेन। नाउ ऑल्सो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज टेकिंग ए स्टेप बैक। अफगानिस्तान से बाहर निकले हैं, इराक से बाहर निकल आ चुके हैं, अपने जो भी ट्रूप्स हैं वो मंगवा रहे हैं वापस, यानी कि दे आर नॉट सेंडिंग देयर फुट सोल्जर्स आउटसाइड। और बाइडन ने अभी भी क्लियरली बता दिया है कि वी विल नॉट सेंड सोल्जर्स इनटू यूक्रेन, नेटो की फोर्सेस भी नहीं भेजेंगे। तो यूएस क्या कर रहा है? यूएस एक बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है एंड विच इज़ क्वाइट एविडेंट फ्रॉम देयर डिक्लाइनिंग हेजिमनी ऑल्सो। वो लोग बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं और उन्हें ये भी पता है कि उनकी लिमिटेशन क्या है। क्यों? क्योंकि अगर वो बहुत ज़्यादा पुश करेंगे टू रशिया, रशिया इज़ अ न्यूक्लियर आर्म्ड पावर, और अगर ज़्यादा पुश करेंगे देन देयर इज ऑलवेज अ थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर डिसऑर्डर। अब इस पूरे चीज़ से एक और प्रश्न चिन्ह भी उठता है, क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास वो पावर है, वो ओहदा है अभी ग्लोबल पुलिस बनने का, जो उन्होंने अपना जो हेजिमनी मेंटेन किया हुआ था, मैं कहूँगा 1914 के बाद, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कंटिन्यूसली उनकी राइज होती गई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और भी ज़्यादा राइज हुई, 1991 के बाद यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन के बाद, तो एटलीस्ट 10 सालों के लिए, 10 से 20 सालों के लिए यूएस की हेजिमनी ज़रूर रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इरोड हो रही है। अब इस पूरे यूक्रेन क्राइसिस से एक और सवाल उठता है, इज यूएस द ग्लोबल पुलिसमैन और नॉट? इसके अलावा यूरोपियन यूनियन की क्या हालत है? देखिए यूरोपियन यूनियन इट इज़ राइट नाउ कॉट, इट इज़ कॉट बिटवीन रशिया एंड यूएसए। इट इज़ कॉट कि हम लोग कैसे रिस्पॉन्ड करें। इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन की यूनिटी के ऊपर भी सवाल उठ जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ पावर्स हैं, जैसे कि यूरोपियन यूनियन में जर्मनी है, उनके काफ़ी अच्छे ट्रेड रिलेशन है विद रशिया, वो चाहते थे कि नेगोशिएट करें। यूरोपियन यूनियन
यूएसए और रशिया के बीच इसलिए फंसा हुआ है कि यूरोप के पावर से, जैसे कि इमैनुअल मैक्रो, मैं पहले बता चुका हूँ कि वो चाहते हैं कि एक यूरोप सेंट्रिक सोल्यूशन निकले, एक यूरोप सेंट्रिक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर आए, जहाँ पे वो चाहते हैं कि रशिया के साथ नेगोशिएट करें। तो अभी वो कैसे रिस्पॉन्ड करे ये उन्हें नहीं पता है। यानी कि एक स्ट्रांग मैसेज भेज सकते हैं, लेकिन वो उनकी जो खुद की यू की लिबरल मॉरल प्रिंसिपल से उसके खिलाफ जाएगा। इसके अलावा खुद भी बहुत ज़्यादा निर्भर है। देखिए, अगर वो स्ट्रांग एक्शन लेंगे रशिया के साथ तो वो एक इकोनॉमिक प्राइस भी पे करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी कंप्लीट एनर्जी सिक्योरिटी, इनफैक्ट नॉट कंप्लीट, आई वुड से 50% ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी इज डिपेंडेंट ऑन रशिया इटसेल्फ, मोर और लेस। तो वो इकोनॉमिक प्राइस पे करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो उनकी लीडरशिप के ऊपर एक सवाल उठ जाता है। और इस क्राइसिस के बाद क्या होगा? यस, ऑफ कोर्स वेस्ट थोड़ा सा यूनाइटेड ज़रूर दिख रहा है अभी, क्योंकि यूएसए और यूरोपियन यूनियन एक ही पेज पे है अगेंस्ट रशिया। लेकिन इस पूरे इंसिडेंट के बाद यूरोपियन यूनियन विल बी लेफ्ट आउट मोर एनर्जी इनसिक्योर। क्यों? क्योंकि अगर रशिया की तरफ से एनर्जी नहीं आ रही, रशिया की तरफ से गैस नहीं पहुंच रहा है, रशिया इज लुकिंग आउट टू न्यू प्लेस, रशिया इज लुकिंग आउट टुवर्ड्स चाइना, तो एनर्जी कहाँ से आएगी? क्या वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर निर्भर हो सकते हैं? ये भी सवाल उठ जाता है। अब इस पूरी डेवलपमेंट के बीच है इंडिया और चाइना। अब इंडिया चाइना दोनों मोर और लेस सेम बोट में है। मैं कहूँगा चाइना थोड़ा सा टिल्टेड है बिकॉज इट्स अ कम्युनिस्ट पावर, बट इंडिया और चाइना मोर और लेस दोनों भी एक ही बोट में है। क्यों? क्योंकि वो क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं क्लियरली टुवर्ड्स रशिया, और यहाँ पे इन्हें पता भी है कि इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी। क्यों? क्योंकि अगर लड़ाई चल रही है ईस्ट वर्सेस वेस्ट की, इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ द एलिफेंट एंड द ड्रैगन। लेकिन जिस तरह का इन्होंने रवैया रखा है, दोनों ने भी रशिया को हार्शली क्रिटिसाइज नहीं किया है। इनफैक्ट चाइना ने तो समर्थन भी किया हुआ है रशिया का, उन्होंने एंटी नेटो स्टेटमेंट्स भी दिए हुए हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे इंडिया और चाइना को, जब भी वेस्टर्न ब्लॉक अपनी हिपोक्रेसी दिखाता है तो दे हैव क्रिटिसाइज्ड वेस्टर्न हिपोक्रेसी फॉर श्योर, लेकिन रशियन एग्रेशन के खिलाफ अभी तक उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई है। और अगर नेशनल इंटरेस्ट की बात हो, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की बात हो और प्रिंसिपल्स की बात हो, तो इट वुड बी ओके बाय कम्युनिकेटिंग टू रशिया। अगर आप क्रिटिसाइज भी करो देन इट वुड बी ओके, लेकिन ये नहीं हो रहा है। अब इन सब चीज़ों में रशिया इज ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट दिस डिवाइड बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। अब इस पूरे क्राइसिस से देखिए फ़ायदा मिल सकता है इंडिया और चाइना को। क्यों? क्योंकि एक एशियन सेंचुरी के जो उल्लेख होता है, एशियन सेंचुरी के जो मेंशन करते हैं सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, ये ज़रूर एक मौका बनता है इंडिया और चाइना को वर्ल्ड लेवल पे लीडरशिप दिखाए, और कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी हो भी सकती है। लेकिन जिस तरह के रिलेशंस हो रहे हैं इंडिया और चाइना के बीच, स्पेशली पिछले 2 सालों में गलवान वैली में क्लैश हुआ, इंडिया की तरफ से इकोनॉमिक रिटेलिएशन आई, राइट, बहुत सारे चाइनीज़ ऐप्स बैन हुए, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का हैशटैग भी चलने लगा था। तो थोड़ी सी बायलैटरल रिलेशंस में तनाव ज़रूर है। लेकिन अगर इन बायलैटरल रिलेशंस या फिर बायलैटरल प्रॉब्लम्स को अगर सेपरेट रखें तो इट डज बिकम एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया एंड चाइना टू शो एन एशियन लीडरशिप मॉडल। अब इसी के चलते सभी की नज़र एक सवाल के ऊपर है कि क्या इंडिया यूएस कैंप में है या फिर रशियन कैंप में, या फिर वेस्टर्न कैंप में, या फिर ईस्टर्न कैंप में। कई बार हम लोगों ने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं जहाँ पे ये बताया गया कि पिछले 10 सालों से, स्पेशली 2008 से, जब से इंडिया और यूएसए की सिविल न्यूक्लियर डील हुई है, तब से सब लोग ये कहते हैं कि इंडिया हैज़ स्वे टुवर्ड्स द यूनाइटेड स्टेट्स ब्लॉक। यस, बट अभी का जो इंसिडेंट है यूक्रेन क्राइसिस, ये क्लियरली बता रहा है कि डिक्लेयरिंग दैट इंडिया इज एन अमेरिकन कैंप वुड बी रादर प्रीमेच्योर। इंडिया ने हमेशा एक नॉन अलाइंड स्टेटस मेंटेन किया है, एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी ज़रूर फॉलो की हुई है, और अभी भी यही दिख रहा है कि जो लोग कह रहे थे कि हम लोग अमेरिकन कैंप में हैं, हम लोग क्वाड में मूव हो चुके हैं, अभी रशियन क्राइसिस के बाद फिर से पता चल रहा है कि इंडिया ना इस कैंप में है ना उस कैंप में है, इट इज़ फॉलोइंग रादर एन इंडिपेंडेंट पॉलिसी। और अभी फिलहाल सबकी नज़र एक डेवलपमेंट के ऊपर है, इंडिया और चाइना क्या करेंगे, क्योंकि ये दो सबसे इमर्जिंग इकोनॉमी से पूरे विश्व में, ग्रेट पावर्स, या फिर मैं कहूँगा इमर्जिंग ग्रेट पावर्स ज़रूर है, तो सबकी नज़र इसी पे है। और अभी फिलहाल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट भी हो रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट भी हो रही है। ऑल आइज आर ऑन वैंग यी, हु इज विजिटिंग इंडिया, हु इज लाइकली टू विजिट इंडिया ऑन March 24 and 25। वैंग यी इससे पहले पाकिस्तान जा चुके हैं, पाकिस्तान में ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन की मीट थी, वहाँ पे वो ऑलरेडी हैं, वहाँ से वो इंडिया आएंगे, वहाँ से फिर नेपाल ट्रैवल करेंगे। सो एवरीबडी इज लुकिंग टूवर्ड्स वैंग यी एंड व्हाट विल हैपन, क्या एक कैलिब्रेटेड अप्रोच आएगा इंडिया और चाइना की तरफ से, इसके ऊपर सभी की नज़र है। और अगर इंडिया और चाइना अपने जो इश्यूज है उसको सेपरेट करके ग्लोबल लेवल पे अगर एक रोल प्ले करना चाहेंगे, रशिया के ऊपर क्या कोई एक
जॉइंट स्टेटमेंट आएगा, इन सब चीज़ों के ऊपर काफ़ी सारी प्रेडिक्शंस आ रही हैं. लेट अस वेट एंड वॉच व्हाट हैपन्स. अगर दोनों अपने डिफरेंसेस साइड कर सकते हैं और एक यूनाइटेड लीडरशिप एटलीस्ट एट द ग्लोबल लेवल दिखा सकते हैं, तो इट माइट बी अ गेम चेंजर फॉर द एंटायर इंटरनेशनल ऑर्डर. सो लेट अस वेट एंड वॉच व्हाट विल हैपन. इसको हम लोग कंटिन्यूसली कवर करेंगे स्टडी IQ पे. अगर जब भी कोई अपडेट आएगी तो विल डिस्कस ऑन स्टडी IQ एज सून एज पॉसिबल. दैट इज इट राइट नाउ इन दिस डिस्कशन. अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आए, यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. मेरा ID है @RahulSai222. मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम चैनल का ID सेम है. इसके अलावा आप जो भी कोर्स खरीदे स्टडी IQ के ऊपर, डो नॉट फॉरगेट टू यूज़ द कोड Rahul33. UPSC का कोर्स हो, स्टेट PSC का कोर्स हो, RBI, SEBI का कोर्स, जुडिशरी का कोर्स, देयर इज ऑल्सो कोर्स ऑन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग, फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट. एनी कोर्स, जस्ट यूज द कोड Rahul33. यू विल गेट 33% डिस्काउंट. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जय हिंद.